हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस स्पेशल के लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुसूचियों को देखेंगे और कुछ भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ, कब बना, कैसे बना, इस चीज़ को भी थोड़ा समझेंगे। भारतीय संविधान 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित किया गया। भारतीय संविधान सन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया और इसे 26 नवंबर 1949 को अर्ध रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद थे। बाद में अनुसूचियां और बढ़ा दी गई संविधान संशोधन के माध्यम से और ये 12 अनुसूचियां हो गई। यहाँ मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। 448 या इससे या और कुछ नहीं। यहाँ मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। कहीं कहीं पर कुछ लिखा मिल जाता है, कहीं कुछ लिखा मिल जाता है और आपको 22 भाग की जगह 25 भाग भी लिखे मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद ही सही होगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं वो इन्हीं 395 अनुच्छेद के अंतर्गत क ख ग घ करके बढ़ाए जाते हैं। कोई स्पेशल अलग से अनुच्छेद की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। अनुसूचियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले शुरुआत में जब संविधान बनाया गया, लागू हुआ, तब 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची, संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, जबकि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। हम आगे देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 तथा 4 से संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुसूची 1 में अनुच्छेद 1 तथा 4 से संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अच्छे से याद रखेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते शामिल किए गए। दूसरी अनुसूची में, इसमें तो अनुच्छेद भी लिखे हुए हैं, लेकिन अनुच्छेद याद करना आसान नहीं है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल में इतना ही देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। जबकि पहली अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जबकि दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। मुख्य पदाधिकारी कौन कौन से? जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल के वेतन भत्ते हुए, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, राज्यसभा के और विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति के वेतन भत्ते हुए। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हुए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते अर्थात कैग के वेतन भत्ते भी दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित
शपथ से संबंधित प्रतिज्ञान दिए गए हैं। जैसे विधायिका के सदस्य, मंत्री, विधायिका के सदस्य अर्थात लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश ये सब किस प्रकार शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची में बताया गया है अनुच्छेद 4(1) और 82 राज्यसभा के स्थानों में के आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। चौथी अनुसूची में बताया गया है जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होगा वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किस प्रकार होगा। पहली अनुसूची में क्या बताया गया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। किसके वेतन भत्ते, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। शपथ कौन कौन लेता है, विधायिका के सदस्य, विधायिका अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन मतलब किस राज्य से या किस संघ राज्य क्षेत्र से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाएंगे वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। पहले में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ प्रतिज्ञान, चौथी में राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। पांचवी अनुसूची में अनुच्छेद 2 से 44, इसमें 2 से 44 की बातें हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं जो संविधान में बताए गए हैं कि इन क्षेत्रों को किस प्रकार से प्रशासित करना है, और जनजातियों को बताया गया है कि इन पर किस प्रकार प्रशासन करना है, कैसे नियंत्रण करना है, कितनी शक्ति बरतनी है इन पर। छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। छठी अनुसूची में क्या किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण संबंधी सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में विषयों का वितरण किया गया है। विषयों का वितरण तीन सूचियों के रूप में किया जाता है, सबको पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून सिर्फ राज्य सरकारें बनाएंगी, जबकि समवर्ती सूची से संबंधित कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। पहली अनुसूची राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध करती है।
छठी अनुसूची असम मेघालय, छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध करती है। सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित सूची, मतलब विषय बांटे गए हैं, टोटल विषय जितने भी हैं उसमें से बांटे गए हैं। कुछ केंद्र सूची में रखे गए हैं, केंद्र सूची अर्थात संघ सूची में रखे गए हैं, कुछ राज्य सूची में रखे गए हैं, कुछ समवर्ती सूची में रखे गए हैं। जो संघ सूची में रखे गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है अथवा भारत सरकार को है, जबकि राज्य सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को है, जबकि समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र सरकार भी अर्थात भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी। आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं जिनमें 22 भाषाओं का वर्णन है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विनियमनकरण किया गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी उपबंध किए गए हैं। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी उपबंध किए गए हैं पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। नौवीं अनुसूची कब जुड़ गई? ये जो ऊपर वाली 8 अनुसूचियां थी वो संविधान के प्रारंभ से ही थी, शुरुआत से ही थी, लेकिन नौवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था क्योंकि भूमि सुधार संबंधी उपबंध करने थे। पहले भूमि के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था, किंतु पहले ही संविधान संशोधन 1951 में उस उपबंध को हटा करके नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया। 10वीं अनुसूची किसे दल परिवर्तन से संबंधित उपबंध करती है, जिसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधी उपबंध करती है और परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार संबंधी उपबंध किए गए। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। दल परिवर्तन संबंधी उपबंध किए गए इसमें, जैसे विभिन्न लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने दल को छोड़ करके बीच में ही चले जाते थे, दूसरा दल बदल लेते थे पैसे के लालच में या अन्य लालच में, तो वो उनके लिए कुछ उपबंध किए गए 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और जिला पंचायत से संबंधित उपबंध किए गए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और जिला पंचायत से संबंधित 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कुछ उपबंध किए गए, जबकि 12वीं अनुसूची में क्या किया गया? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा जोड़ी गई। कैसे? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और दल परिवर्तन संबंधी उपबंध इसमें किए गए हैं। जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और जिला पंचायत से संबंधित उपबंध किए गए हैं, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। ये तो हो गई अनुसूचियों की बात। एक बार फिर से अनुसूचियों को दोहरा लेते हैं जिससे कोई संशय न रहे और अच्छे से समझ में आ जाए। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई। इनमें कौन कौन सी बढ़ी वो आगे है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये अनुसूचियां बढ़ी। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरे में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में उपबंध किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते क्या होंगे, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते क्या होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते क्या होंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के वेतन भत्ते क्या होंगे। ये सब दूसरी अनुसूची में बताया गया है। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, दूसरी में
मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के संबंध में बताया गया है कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, मंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, न्यायाधीश होंगे, वो किस प्रकार से शपथ लेंगे। ये शपथ का प्रारूप जो है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। एक बार अच्छे से याद कर लो। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र के वर्णन करती है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते का वर्णन करती है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के में स्थानों का आवंटन करती है। मतलब राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन या सीटों का आवंटन। इसका अर्थ ये है कि राज्यसभा में चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कितना कितना होगा। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध करती है। छठी अनुसूची में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां इसी साइड में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो राज्य हैं, उनकी जो जनजातियां हैं, उनके प्रशासन के विषय में कुछ उपबंध छठवीं अनुसूची में करे गए हैं। जबकि सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? सातवीं अनुसूची बताती है किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, अर्थात विषयों का वितरण किया गया है। सातवीं अनुसूची में विषयों का वितरण किया गया है। विषयों का वितरण किस प्रकार से किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची के रूप में। संघ सूची से संबंधित कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची से संबंधित कानून राज्य सरकारें बनाएंगी और सम्मति सूची से संबंधित कानून दोनों में से कोई सरकार बना सकती है। आठवीं अनुसूची क्या? आठवीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित भाषाएं और उनसे संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसमें अभी फिलहाल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जबकि जो बाद में अनुसूची जोड़ी गई, जैसे नवी अनुसूची जोड़ी गई पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, ये भूमि सुधार संबंधी अधिनियम थे, इसमें वो किए गए थे क्योंकि पहले भूमि से संबंधित अधिकार दिए गए थे, वो मौलिक अधिकार में दिए गए थे अनुच्छेद 31 में, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद 31 को बाद में हटा दिया गया 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा। ये नवी अनुसूची में रखा गया। फिर बाद में 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन से संबंधित उपबंध किए गए हैं 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित उपबंध किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इस प्रकार हमने अनुसूचियों को अच्छे से समझ लिया। अब उसके बाद अनुच्छेदों के साथ साथ उनके भागों को समझेंगे। संविधान के 22 भाग कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इसमें समझेंगे। भाग 1, सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में हमने देखा संघ और इसके क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। भाग 1, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आता है, जिसमें संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। संघ मतलब पूरे भारत और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। उसमें जो पहला अनुच्छेद है संघ, आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 है, उसमें बताया गया संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अर्थात इसमें क्या क्या बताया गया है? संघ का नाम, अर्थात संघ का नाम क्या है इसमें बताया गया है। भारत का नाम क्या है? भारत का नाम उसमें बताया गया है इंडिया, दैट इज भारत, या भारत जो कि इंडिया है, और उसके राज्य क्षेत्र और उसकी सीमा के बारे में बताया गया है कि ये यहाँ तक जो है भारत है।
और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है, अर्थात अगर किसी नए राज्यों को भारत में मिलाना हो या नए राज्यों को भारत में मिलाना हो, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, वैसे ही अगर जैसे पीओके को वापस लिया जाए तो उसे अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसमें अनुच्छेद 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य क्षेत्र बदल जाएगा उसमें। लेकिन पीओके को पहले से ही भारत का हिस्सा माना जाता है, तो उसमें खास परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 2 का जैसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो इसमें देखो सबसे पहले सिक्किम का भारत में मिलाया गया था, तो सिक्किम का संघ के साथ मिलाया जाना अनुच्छेद 2(1) में है। नए राज्यों का प्रवेश कराएगा, नए राज्य कौन सा था? सिक्किम को भारत संघ में मिलाया गया। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों में और सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण। जैसे नए राज्यों का निर्माण कैसे? नए राज्यों का निर्माण जैसे मान लो यूपी से काटकर उत्तराखंड को बना दिया गया, ऐसे बिहार से झारखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को नए राज्यों का निर्माण किया गया और नए नाम रख दिए गए, उनके क्षेत्रों को अलग बना दिया गया, सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया। ये आर्टिकल 3 के माध्यम से होता है। और आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिश्रमिक विषयों के लिए उत्पन्न किए गए हैं। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि पहली अनुसूची क्या थी? संघ राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में क्या था? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। चौथी अनुसूची में क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इनमें संशोधन करोगे तो आर्टिकल 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। इससे संबंधित उपबंध अनुच्छेद 4 में किए गए हैं। अब आते हैं भाग 2 पर। संविधान के भाग 2 को अनुच्छेद 5 से 11 तक बांटा गया है, जिसे नागरिकता नाम दिया गया है। संविधान का भाग 2 नागरिकता है। भाग 1 क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या है? नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में क्या किया गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में बताया गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात जब से संविधान लागू हुआ तब से लोगों की नागरिकता कैसी रहेगी, उसके बारे में उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 6 में बताया गया पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत, जैसे बंटवारा हुआ उसके बाद से कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, तो जो पाकिस्तान से भारत को आए तो उन व्यक्तियों की नागरिकता का क्या होगा, उसका उपबंध अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 7 में बताया गया पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले या जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का अधिकार क्या होगा, जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता का क्या होना है, वो अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले किंतु भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं किंतु वो हैं भारतीय मूल के ही, अर्थात उनके माता पिता या उन माता पिता में से कोई एक या माता पिता दोनों कोई भारतीय मूल का रहा हो, भारत का ही रहा हो, और वो दूसरे देश में चले गए हों, विदेशी हो गए हों, तो उनकी नागरिकता का क्या होगा, वो अनुच्छेद 8 में बताया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले, भारत को प्रव्रजन या करने वाले या आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारत के बाहर रहने वाले किंतु भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के अधिकार। जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनकी नागरिकता का क्या होगा। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 बताता है
स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, जिन्होंने संविधान लागू होने तक या उसके बाद अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता कहीं की ले ली है तो उसकी नागरिकता नहीं रहेगी। ऐसा उपबंध अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कुछ ऐसे देश हैं या कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे देश हैं जिनकी नागरिकता लेने के बावजूद भी हम नागरिक भारत के भी नागरिक बने रहेंगे। ऐसे उपबंध मित्र राष्ट्रों के साथ ऐसे उपबंध नागरिकता के अधिकारों का बने रहेंगे, वो ऐसे उपबंध अनुच्छेद 10 में किए गए हैं। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 11 में बताया गया संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि संसद नागरिकता के अधिकार से संबंधित कानून बना सकती है, नए उपबंध कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद 11 में कहा गया। भाग 1 में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र था, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक थे। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 है। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या था? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र था। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र था। अनुच्छेद 2 में क्या था? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे सिक्किम का संघ के साथ मिलाया जाना अनुच्छेद 2 के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 3 में क्या था? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों व सीमाओं में परिवर्तन करना। जैसे जैसे इसमें क्यों कौन कौन से आ सकते हैं? बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो वो अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया गया था। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में इनमें अगर कोई संशोधन होगा तो अनुच्छेद 4 के माध्यम से किया जाएगा। जबकि भाग 2 में नागरिकता और अनुच्छेद 5 से 11, इसमें क्या क्या उपबंध किया गया था? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान जब से लागू हुआ तब से नागरिकता का कैसी होगी, किसकी होगी, इसके बारे में उपबंध किया गया है। जबकि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी, उन्हें नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता भारत में रहेगी या नहीं रहेगी, उसके बारे में अनुच्छेद 7 में विस्तार से बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले किंतु भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का अधिकार। जो भारत के बाहर रहने लगे हैं किंतु उनके भारतीय मूल के लोग थे, उनकी नागरिकता का क्या होगा, वो अनुच्छेद 8 में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 9 में बताया गया है जिन लोगों ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ले ली है वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये एक अपवाद स्वरूप है। इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे देश हैं, मित्र देश हैं, जिसमें अगर कोई लोग पहले चले गए, वहाँ की नागरिकता ले ली, वो तब भी बाद में भी नागरिक भारत के बने रहेंगे। ऐसा अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकती है, जैसा कि अभी किया गया कि गैर मुस्लिम लोगों को भारत में नागरिकता दी जा सकती है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आए होंगे। वो अनुच्छेद 11 में संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 के माध्यम से किया जा सकता है। अब देखते हैं संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 संविधान के भाग 3 मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया? संविधान के लागू होने के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। हमने देख रहे हैं संविधान को जब लागू हुआ था तब 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। हमने पहले ही देखा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? पहले ही संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और उसे किस में डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में, जिसके मौलिक अधिकारों की संख्या
जिससे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रहेगी। वैसे मौलिक अधिकार थे वो 7 प्रकार के होते थे, लेकिन जैसे ही संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया वैसे ही मौलिक अधिकार अब 6 रह गए हैं। जैसे कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। जैसे नंबर 1 समानता का अधिकार। जैसे नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। समानता का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। जबकि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। जबकि संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है पहले संविधान संशोधन द्वारा और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार ये एक मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। तो अब 7वां क्या था? पहले संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो वो किसके माध्यम से हो सकता है? अनुच्छेद 32 से 35 तक ये उपबंध किए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी शुरुआत में, लेकिन पहले ही संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में था। तो बचे 6। वो 6 कौन कौन से बचे? नंबर 1 समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिए गए हैं। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक दिए गए हैं। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अब देखते हैं क्रम से। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में मूलभूत अधिकार के रूप में वर्णित है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा के रूप में वर्णित है। राज्य की परिभाषा और कहाँ दी गई है? संघ और राज्य क्षेत्र, अर्थात अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही अनुच्छेद 12 में बताई गई है राज्य की परिभाषा। ये आगे एक आर्टिकल में और है राज्य की परिभाषा, वो भी इसी आधार पर है। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा से संबंधित। अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण की विधियां। जैसे संसद कोई भी अधिकारों को कम कर सकती है, वो इसमें अल्पीकरण की विधियों के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण की विधियां। ये भाग 3 मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 12 से 35 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में बात चल रही है। अनुच्छेद 12 अल्पीकरण की राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 अल्पीकरण की विधियां। अनुच्छेद 14 में बताया गया कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। कानून के समक्ष समता, अर्थात कानून सबको समान मानेगा। किसी के लिए कानून कम या ज्यादा नहीं होगा, किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं होगा। जो सजा किसी आम नागरिक को मिलेगी वही सजा बड़े उद्योगपति को, नेता को या फिर प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को जब भी उन्हें दी जाती हो तो उन्हें लेकिन सजा समान ही मिलेगी। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए सजा नहीं दी जाती। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके मूल मतलब वो किस रूप में पैदा हुआ था, उसके मूल रूप में, उसके वंश से या जाति से
या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है, जबकि ये मौलिक अधिकार के रूप में है। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया? लोक नियोजन के समान अवसर। लोक नियोजन में के समान अवसर, इसमें बताया गया है कि लोक जो सेवाएं होंगी उनमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अर्थात छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, अगर अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने, लेकिन बोलना कितना है? जहाँ से किसी को कोई हानि न हो या किसी को कोई नुकसान न पहुँचे, तो वहाँ तक बोलना है। इतनी आज़ादी दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी में मीडिया वगैरह आते हैं कि काम किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की स्वतंत्रता ऐसे ही इसी में दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपराधों से बचने के लिए संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अगर वो सिद्ध कर देता है कि हम आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्तियों को अपने प्राणों से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अर्थात वो क्या रोजगार करेगा, क्या खाएगा, इन सब की चीजें, इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए संरक्षण दिया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होने के तुरंत बाद बेल ले सकता है, जिससे वो अपने आप को सही साबित कर सके। अनुच्छेद 23 दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। अनुच्छेद 23 ये उपबंध करता है दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध, प्रतिषेध। दुर्व्यापार गलत चीज का व्यापार, बलात्श्रम किसी पर जबरदस्ती श्रम कराना, ये अनुच्छेद 23 में आता है। अनुच्छेद 23 ये उपबंध करता है दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है, ये रोक है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 ये उपबंध करता है कि कारखानों में बच्चे कार्य नहीं करेंगे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 25 में धर्म संबंधी अंत्यकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में धर्म संबंधी अंत्यकरण की स्वतंत्रता दी गई, अर्थात कोई व्यक्ति किस धर्म को मानेगा, कैसा किसका आचरण करेगा, वो अनुच्छेद 25 में बताया गया है। उसके स्वयं के मन की बात है कि वो किस धर्म को मानेगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के स्वतंत्र प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 यह तय करता है कि किस व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म से संबंधित कार्यों को कर सकता है। अनुच्छेद 27 उपबंध करता है धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों की प्राप्ति से संबंधित स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों की प्राप्ति से संबंधित स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कर देने के लिए। कोई ये नहीं बोल सकता कि हम अपने धर्म की अभिवृद्धि कर रहे हैं, आप भी हमें कर दीजिए। अगर कोई चाहता है तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है, इसके लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 ये उपबंध करता है कि कुछ शिक्षण संस्थान हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अपने हिसाब से धार्मिक उपासना कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई। अल्पसंख्यक
जो कम संख्या में हैं उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में वर्णित किया गया है। उनके हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 के माध्यम से की जाती है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 30 ये अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है, खत्म समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब इसे अनुसूची 9 में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जो संविधान के अधिकार जो दिए गए हैं उनको लागू करने के क्या अधिकार होंगे। उसके बाद उसके संबंध में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अधिकारों के उपांतरण की संसदीय शक्ति। अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि अधिकारों को कब समाप्त किया जा सकता है, उसकी संसदीय शक्ति कितनी होगी, संसद द्वारा कितने कानून बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार कानून बनाए जा सकते हैं अधिकारों को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, किस हद तक कानून बना सकती है संसद, वो अनुच्छेद 33 वर्णित करता है। अनुच्छेद 34 वर्णन करता है सेना विधि लागू होने पर अधिकारों का निर्वर्धन। मतलब सेना विधि जब लागू हो या मार्शल लॉ जब लगेगा तो अधिकार कम हो जाएंगे अपने आप। तो ये अनुच्छेद 34 वर्णन करता है। जैसे कोई युद्ध वगैरह चल रहा है तो उस समय सेना विधि लागू हो जाती है तो उस समय मौलिक अधिकार कम हो जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, कम नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 35 भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु प्रावधान करता है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, उसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। भाग 3 में अर्थात मौलिक अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु विधान अनुच्छेद 35 में किया गया है। आगे भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आगामी यूपी पुलिस के लिए। आप जाते जाते इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे हम जो अगला वीडियो बनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। और बताएं भी कि हमने जो बताया वो कैसा लगा आपको, कितना अच्छा था, इस संबंध में भी कमेंट करें। और अगर आप कोई अन्य क्लास या अन्य विषय से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर लें और या फिर कमेंट बॉक्स में ही अपने विषय में के बारे में लिखते हैं, हम आपको जल्दी संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद।